गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का? बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर ये चैप्टर जो है सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, सॉलिड स्टेट शुरू किया जाए। तो मैंने आपके रिक्वायरमेंट को देखते हुए, आपकी जरूरत को देखते हुए सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू कर रहा हूं। बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है। जैसा कि आपको पहले बताया भी है कि भौतिक रसायन में जो चैप्टर्स हैं उसको थोड़ा सा आप अपने जीवन में उतार के देखिए। उदाहरण को, किताबी उदाहरण तो होगा ही होगा, लेकिन उसके सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, उदाहरण होंगे, उसको आप अपने लाइफ में लाने का प्रयास कीजिए। बड़ा ही मनोरंजक हो जाएगा वो। समझना, लिखना सब सरल हो जाता है। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हंसते हंसते सीख जाना है। केमिस्ट्री को इतना सरल बनाया जा सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अगला चैप्टर हम सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है, हम लोग जानते भी हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उसके भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। आप ये भी जान लें कि एक चौथी भी अवस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और इसका जो अध्ययन करना है मुख्य रूप से, वो आपको बायोलॉजी वाले जो क्लासेज होंगे उसमें प्लाज्मा का बहुत डीपली अध्ययन करना है। रसायन में उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। इसलिए मुख्य रूप से जो पदार्थ की अवस्था की जानकारी लेते हैं वो 3, जिसमें ठोस, द्रव और गैस होता है। आपका क्या नाम है यहां पे चैप्टर? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। द्रव और गैस ये 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। उस चैप्टर का नाम है पदार्थ की अवस्था, उसमें द्रव और गैस के बारे में बताया जाता है। यहां जो ठोस अवस्था हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्लास को हम कैसे रोमांचक बनाएंगे, कुछ दिखाएंगे भी आपको। देखिएगा उदाहरण में, बड़ा मजा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है मैटर। पदार्थ। मैटर को हम सबसे पहले 2 भाग में बांटते हैं। मैटर को 2 भाग में बांटते हैं। आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बोला 3, ठोस, द्रव और गैस। वो अवस्था है पदार्थ की, अवस्था है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। हम अभी किसको लिए हैं? मैटर को लिए हैं। मैटर कौन कौन है उसकी अवस्था को हम बाद में अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम मैटर पदार्थ लिए हैं, पदार्थ की अवस्था, ठोस की अवस्था, हम पदार्थ की अवस्था नहीं लिए हैं। मैटर कौन कौन है?
तो मैटर है सॉलिड, ठोस और फ्लूइड। फ्लूइड को हम तरल कहते हैं। इस सॉलिड को हम दो भाग में बांटते हैं, रवादार और बेरवादार। और फ्लूइड को भी दो भाग में बांटते हैं, द्रव और गैस। आपने जो कहीं और कुछ वीडियो इस तरह का देखा होगा सॉलिड स्टेट से, उसमें आपको कुछ भिन्नता नजर आएगी जो आपके अध्ययन को गहराई में ले जाए। तो पूरे इस ब्रह्मांड में जो पदार्थ है उसको कितने भाग में बांटे? दो भाग में, ठोस और तरल। ठोस तो आप क्या समझ रहे हैं, तरल जो है इसको समझना है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फ्लूइड जो शब्द है वो फ्लो से बना है। फ्लो माने प्रवाह, जिसमें स्वतः एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्षमता होती है। तो उस फ्लूइड, उस तरल को हम दो भाग में बांटते हैं, द्रव और गैस। तो द्रव में भी एक जगह से दूसरे जगह स्वतः जाने की क्षमता है और गैस में भी क्षमता है। इसलिए द्रव और गैस को हम कितने भाग में बांटे हैं? किसको क्या कहते हैं? उसको तरल कहते हैं, तरल पदार्थ। लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्था? ठोस, द्रव और गैस। वो है, लेकिन आपको पहले ही बताया ना कि थोड़ा सा डीप में अध्ययन करने से आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है, आपके जो ज्ञान होते हैं वो व्यापक होता है। कहीं पर बोलने में आपको अच्छा लगेगा कि आप इतनी गहराई तक उसको समझते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कहां से शुरू करते हैं, कहां से शुरू किया जाए? ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड किसको कहते हैं। फ्लूइड तो आप समझ रहे हैं, जिसमें प्रवाह की क्षमता, उसको कितने उदाहरण हैं? दो, द्रव और गैस। तो सॉलिड, द्रव और गैस को समझेंगे। फिर उसके बाद द्रव और गैस, पहले ही बताया कि इस चैप्टर में द्रव और गैस का कोई जगह नहीं है, तो हम कहां से लेके चलेंगे? सॉलिड स्टेट में रवादार और क्या? बेरवादार। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले सॉलिड, ठोस। आप लोग 9th क्लास में जो परिभाषा पढ़ते हैं किसी चीज का, और 11th और 12th में भी अगर उसी चीज को परिभाषित करना होता है, तो आप क्या करते हो कि वो 9th 10th वाला ही परिभाषा यहां इस क्लास, ऊपर वाले क्लास में भी दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बेसिक जो परिभाषा है वो सही है, गलत हम उसको नहीं कह रहे, लेकिन आपके थोड़े से जो क्लासेस जब बढ़ते हैं तो आपके उसी टॉपिक को व्यक्त करने की जो क्षमता, उसका जो तरीका होना चाहिए, उसमें थोड़ा लेवल होना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि 11 और 12 क्लास का जो सिलेबस होता है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास का बेस होता है। अगर हम उसमें गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं तो सबसे पहले गहराई नहीं जाने पर आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा, और जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लियर नहीं होता है तो आप एग्जामिनेशन में 90% प्लस मार्क्स लाने की बात सोच भी नहीं सकते। पास होना अलग बात है और सुपर करना
टॉपर करना अलग बात होती है, उसके लिए आपको डीपली अध्ययन करना ही है। तो देखते हैं ठोस द्रव और गैस के बारे में आप क्या जानते हैं कि आप ठोस के बारे में जानते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, द्रव के बारे में जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, गैस के बारे में जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ये तो बेसिक बात है ही, गलत नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन इसी को थोड़ा सा और एक बेहतर ढंग से व्यक्त करने की जरूरत है ताकि आपका आंसर, आपका लिटरेचर, आपका कथन, आपका सोच, आपका व्यक्त करने वाले जो व्यक्ति होता है उसका प्रभाव थोड़ा अलग हो, लगे कि नहीं ये इंटर का स्टूडेंट है, इसने इंटर की पढ़ाई को एक अच्छे क्लास में की है, अच्छे संपर्क, अच्छे शिक्षक से की है। इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप अध्ययन करें, और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो जरूर सोचे कि जब तक आप इसकी गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होना नहीं है, और जब एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं आप किसी काम के नहीं रह सकते। तो देखते हैं सबसे पहले ठोस। तो कहता है वैसे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। अब ये हम फुल स्टॉप यहां पे ये ऐसा नहीं बल्कि कॉमा देते हैं, इसका मतलब कि हम उसमें उसके परिभाषा में कुछ और जोड़ेंगे, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच, अवयवी कण जिससे मिलकर वो बना है, जिससे मिलकर वो बना है वो क्या कहलाते हैं, अवयवी कण के बीच अंतर आणविक बल काफी अधिक होता है। ठोस वैसे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, ये तो आप जानते थे, लेकिन उसी को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए हमने क्या लिखा, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक बल काफी अधिक होता है। दूसरा है द्रव, अंग्रेजी में इसको लिक्विड। वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक बल ठोस से कम होता है। वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक बल ठोस से कम होता है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण लेते हैं हम ईंट, और इसका हम उदाहरण लेते हैं जल। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको हम एक पिक्चर से, फिगर से दिखाएंगे आपको कि कौन ठोस कैसे होता है और द्रव क्यों कैसे होता है और गैस क्यों कैसे होता है। इसको आप लिख लीजिए। और भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे NaCl, और इसका एग्जाम्पल दे दीजिए अल्कोहल, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। और तब आता है तीसरा, गैस। वैसे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। उदाहरण O2, CO2, NH3, जरा गौर कीजिए। आप तीनों परिभाषा आपने देखा, जरा इसमें आप देख लीजिए कि इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित क्यों होता है। क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक बल नगण्य होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, CO2, O2, NH3, इसको आप पहले उतार लीजिए। ठीक है, ये तो लिखने की बात हो गई। हम एक तरीका दे रहे हैं जिससे आप इसको एक फिगर में हम स्पष्ट करते हैं। बड़ा अच्छे तरीके से आपको दिखा दे रहे हैं जिससे आपको ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जरा गौर कीजिए। यहां पे हमने एक ईंट रख दी।
इसमें हमने जल रखा, जल रखा, यह है जार और यह है बोतल। इसमें 1 लीटर और यहां भी 1 लीटर। अब गौर करो, जरा गौर कीजिए, ये बड़ा बर्तन है और ये छोटा बर्तन है। इसमें हमने एक ईंट रखा, तो इस ईंट को जब इसमें हम कर देंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, वही रहेगा। वजन बदल जाएगा, वही रहेगा। यानी जिस बर्तन में ईंट रखा और उसी ईंट को जब दूसरे बर्तन में रख दिया तो उसका आकार भी वही रहा और आयतन भी वही रहा, यानी इसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुए। तो आयतन और आकार में परिवर्तन नहीं हुए, यानी दोनों का आयतन और आकार दोनों क्या है, बराबर। आयतन आकार और आकार दोनों क्या है, बराबर। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ठोस। दोनों का आयतन क्या है, इसका और इसका, दोनों का आयतन क्या है, बराबर, और आकार भी क्या है, बराबर। यानी आयतन और आकार दोनों बदलते नहीं है, बराबर होता है, ठोस कहलाता है। अब चलते हैं दूसरे तरफ। इस जार में, जार देखें ना, वो गोल जैसा होता है, पानी वाला जार होता है, और ये बोतल है, देखे होंगे कि बोतल जो है, तो इस जार में हमने जल लिया कितना, 1 लीटर, और इसी जल को हम इसमें डाल दिया। इसी जल को हम, जार वाले जल को हम कहां डाल दिया, बोतल में डाल दिया। तो ये कितना लीटर था, 1 लीटर। इसमें भी देखा गया क्या कि जल 1 लीटर से बढ़ गया कि घट गया, न बढ़ा न घटा। लेकिन आकार जार में था तो पानी का भी आकार जार के जैसा, बोतल में रख दिया तो उसका आकार भी कैसा हो गया, बोतल के जैसा। यानी आयतन परिवर्तित नहीं हुआ लेकिन आकार उसका बदल गया। यानी आयतन बराबर आयतन, लेकिन आकार कट, माने आकार बराबर नहीं रहा, आकार क्या हो गया, आकार क्या हो गया, बदल गया, है ना। तो आयतन जिसका ना बदले लेकिन आकार क्या हो गया, बदल गया, इसीलिए ये क्या हो गया, द्रव।
अब है गैस। पहले गैस एक छोटे बर्तन में था जिसका आयतन था कितना लीटर? 1 लीटर, आधा लीटर, 1/2 लीटर। अब उसी गैस को हम कहां डाल दिए? 2 लीटर वाले में। तो इसका आधा लीटर से ये गैस क्या होता है? फैल जाता है। ऐसा नहीं कि गैस यहां पे रखेंगे तो वहां नहीं, आपको खुशबू मिलेगा। अगर आप अगरबत्ती यहां जलाते हैं तो खुशबू वहां भी जाता है कि नहीं जाता है? इसका मतलब वो जितना बड़ा रूम में, जितने बड़े जगह में वो रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। तो जब हम आधा लीटर वाले बर्तन के गैस को 2 लीटर वाले बर्तन में आयतन में रखा, तो पहले ये आधा लीटर वाले बर्तन में फुल था, और 2 लीटर में करने पर 2 लीटर को भी 2 लीटर को भी वो फुल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन आकार ये दोनों ही बराबर नहीं, दोनों ही बराबर नहीं। तब दोनों ही बराबर नहीं है तो वो पदार्थ क्या हो गया? गैस हो गया। आप इस फिगर से भी ठोस और द्रव और गैस को परिभाषित कर सकते हैं, जिसका आयतन और आकार न बदले, निश्चित हो। ठोस आयतन न बदले यानी आयतन निश्चित और आकार निश्चित ना हो, यानी आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, क्या कहलाता है? द्रव। और जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है वो क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। तो आपने ये देखा, बहुत सिंपल से तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित, दोनों बराबर निश्चित, यहां से यहां ले जाने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो क्या हो गया? ठोस। जिसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, द्रव। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित, वो क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। अब प्रश्न ये जानकारी रखने का है, जरूरी है, रखना चाहिए दिमाग में बात। ऐसा नहीं है कि जो बात पढ़ेंगे वो एग्जामिनेशन के लिए ही हो। एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक बात की जानकारी होनी चाहिए, उसके बिना आगे समझने में दिक्कत होगी। तो देख सकते हैं, आगे चलें। इस चैप्टर में हमको द्रव और गैस के बारे में नहीं पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ठोस के बारे में। चैप्टर क्या है? ठोस। तो ठोस का परिभाषा आपने देखा। अब हम क्लास को कैसे आगे बढ़ाएंगे, देखिए। तो ठोस को हम बांटते हैं 2 भाग, रवादार ठोस और वे रवादार। अंग्रेजी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इस टॉपिक चैप्टर का टॉपिक का ये जो पहला टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन है 12th बोर्ड का। हर एक साल बीच गैप करके आपको क्वेश्चन पूछता है रवादार और बेरवादार ठोस में अंतर स्पष्ट कर। लड़के लोग क्या करते हैं? रट लेते हैं। रटना नहीं। मैंने पहले ही बताया कि जो नाम होता है उसमें सब कुछ निहित है, उसको उजागर करने की जरूरत है, वर्णन करने की जरूरत है। ये तो तय बात है कि रवादार और बेरवादार में अंतर स्पष्ट करने से
जो क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यानी एक बात इसको हम क्लियर कर देते हैं तो इसका उल्टा, अगर ये खट्टा है तो इसका उल्टा मीठा होगा। तो ये इसके कॉन्सेप्ट को दे देने से इसका कॉन्सेप्ट आप खुद से बना लीजिएगा, बशर्ते इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रट के नहीं, समझ के। तो रवादार और बेरवादार को स्पष्ट करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में रटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको दें कि आपको याद हो। लेकिन इसका क्लास अगले क्लास में हम देंगे आपको, तब तक के लिए आप पढ़िए। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दिया जाए, तो मैंने स्टार्ट किया है और इस चैप्टर को रेगुलर एंड तक जाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तब तक आप पढ़िए, चैनल को देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चैनल का नाम जानते हैं, एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस जहानाबाद। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।